बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.16 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये 6th क्लास में भी आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, 7 में भी सॉल्व किए होंगे, तो उसी की रिवीजन है ये। ए और बी सेट्स हमें दिए हैं पहले वाले पार्ट में। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम ए, और साथ में हमने फाइंड करना है इसका यूनियन। तो यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी। ठीक है जी। ए यूनियन बी जो है, इसमें जब हमने पहले ए सेट लिखा, उसके बाद फिर बी सेट लिखा, इसी तरीके से यहाँ पे भी सेट्स हमने राइट करने हैं। ठीक है, पहले यहाँ ए सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जो कि हैं 1, 3, 5 और 7। ठीक है, ये ब्रैकेट, और अब ये यूनियन का साइन है तो दरमियान में भी यहाँ पे हमने यूनियन का साइन लिखना है। फिर बी आ जाएगा। बी है हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है जी। अब ए यूनियन बी हमने राइट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब यूनियन का मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एक जगह पे लिख देना, और ये याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता सेट में। तो यहाँ लिखेंगे अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ऐसे हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है, इसको या 3 वाले दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, और 3 वाला जो है इसमें डिजिट्स हैं, तो वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो सेकंड पार्ट है वो है सी और डी। हमें सेट्स दिए हुए हैं और हमने फाइंड करना है सी यूनियन डी। तो इसी तरह हमने जिस तरीके से पहला पार्ट सॉल्व किया वैसे इसको लिख लेना है। सी यूनियन डी लिखने के बाद यहाँ पे लिखने हमने सी के एलिमेंट्स, जो कि हैं ए, बी, सी। ठीक है जी। और यूनियन का साइन, फिर इसके बाद अब लिखना है डी, एक्स, वाई, और यहाँ लिख देना है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाएगा ये सी यूनियन डी इज इक्वल टू, इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं। यह आ जाएगा ए, बी, सी, एक्स, वाई, जी। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, वो है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन सेट्स का। पहला क्वेश्चन जो है वो है ए और बी सेट्स दिए हुए हैं, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ए और बी सेट्स लिखने की बजाय नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे राइट करता हूँ, जो कि आता है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पहले ए सेट लिखेंगे, जो कि है 0, ±1, ±2, ±3, और फिर इंटरसेक्शन का साइन। इसके बाद आ रहेगा बी, जो कि है 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। अगर उर्दू में कहूँ तो मुश्तरिक अरकान, एक जैसे एलिमेंट्स, एक जैसे नंबर्स, एक जैसे एलिमेंट्स। जो नंबर्स नहीं सिर्फ कह सकते, क्योंकि एलिमेंट्स में कुछ भी लिखा रह सकता है। जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं थर्ड पार्ट में, तो सेम एलिमेंट्स हमने लिखने होते हैं इंटरसेक्शन में। ये आ रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। 0, 1, 2 और 3 ही कॉमन होंगे, क्योंकि माइनस वाले कॉमन हो नहीं सकते, यहाँ पे माइनस नहीं है। तो ये एक तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3। यही वाले इसके कॉमन एलिमेंट्स थे। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया। सेकेंड वाला पार्ट आपने खुद सॉल्व कर लेना है। थर्ड वाला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने कहा है ए और बी सेट्स हमारे पास हैं, सॉरी ई और एफ हैं। अब यहाँ लिखेंगे अब ई इंटरसेक्शन एफ।
ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी इंटरसेक्शन एफ। एफ सेट क्या है हमारे पास? सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। अब इसका इंटरसेक्शन हमने राइट कर देना है, ई इंटरसेक्शन एफ। ये आ जाएगा जी हमारे पास। अब कॉमन देखें क्या है, सी इसमें है और इस वाले सेट में भी मौजूद है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी। उसके बाद डी इस सेट में है और इसमें भी है, ई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एफ इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो सी और डी ही दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा इन दोनों सेट्स का, सी एंड डी। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा यह जा रहा है इफ़ यू, ये सेट यू दिया है और ए सेट और बी सेट्स दिए हुए हैं। कहते हैं सी डी, ये सारे मतलब ए बी सी डी तक सेट्स दिए हैं, देन फाइंड। तो फिर फाइंड क्या करना है, यानी मालूम क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, यानी सेट्स के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। और कॉम्प्लीमेंट को आसानी से समझने के लिए आपने याद रख लेना है कि अगर हमने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसका यू से डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, यू का उस सेट से डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट तो यू डिफरेंस ए, बी का कॉम्प्लीमेंट तो यू डिफरेंस बी, सी का कॉम्प्लीमेंट मीन यू डिफरेंस सी, डी कॉम्प्लीमेंट मीन यू डिफरेंस डी। इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस वो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब u हमारे पास क्या है, वो है 0 1 2 3, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। डिफरेंस ए क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10। अब क्या लिखना है हमने, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स, जैसे देखिए यू डिफरेंस ए का मतलब वो एलिमेंट्स जो यू में तो हों लेकिन ए में ना हो। ठीक है, टिक का मतलब इसमें है, क्रॉस का मतलब इसमें नहीं है। तो यू में वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं हमने यू वाले जो ए में नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 4 6 8 और 10 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो ये आ रहेगा 0 1। अब 2 क्योंकि ए में है इसलिए वो इसमें नहीं लिख सकते हम डिफरेंस में। 1 के बाद 2 वो छोड़ दिया, उसके बाद लिखना है 3, फिर आता है 4 वो इसमें मौजूद है वो नहीं लिखना, फिर आ जाएगा 5, 6 के बाद आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8 के बाद 9, बस। ठीक है, 10 इसमें भी है और इसमें भी मौजूद है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिख देना है लेफ्ट साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया ये। अच्छा, अब इसमें जो भी कोई पार्ट सॉल्व करना है उसका यही मेथड होगा जो मैंने यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हुए यूज़ किया है। तो इसके अलावा अब हम सी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी सी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सी कॉम्प्लीमेंट का पहले लिख लेते हैं यहाँ पे यू डिफरेंस सी। ठीक है जी, ये पहला स्टेप हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना होता है यू क्या है हमारे पास 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10। डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे फिर सी सेट क्या है 0 3 6 9, 0 3 6 एंड 9। ये है जी हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे अब सी कॉम्प्लीमेंट का हम, कि वो एलिमेंट्स जो यू में तो हों लेकिन सी में ना हो। तो ये आ रहेगा हमारे पास 0 इसमें मौजूद है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 इसमें है, उसके बाद लिखेंगे हम 4, फिर लिखेंगे हम 5, 6 इसमें है, फिर लिखना पड़ेगा 7 और 8, फिर 9 इधर है और फिर 10 भी लिखना पड़ेगा। यानी ये वाले वो एलिमेंट्स हैं जो यू में तो मौजूद हैं लेकिन सी में मौजूद नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे हम ये सी का कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही बाकी जो पार्ट्स मैंने अभी यहाँ पे नहीं सॉल्व किए
वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेथड बेसिकली यही है जो मैंने आपको बता दिया है। इस मेथड को पहले प्रैक्टिस करें, इन पार्ट्स को जो मैंने समझाए हैं, उसके बाद वो क्वेश्चंस करें, वो पार्ट्स करें जो मैंने यहाँ पे नहीं समझाए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा जब आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। इसके लिए पहला पार्ट चूज़ कर लेते हैं इसका, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब ये होगा, यहाँ पे लिखेंगे ए डिफरेंस बी। वहाँ यू डिफरेंस फाइंड किया था, यानी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, हालांकि था वो भी डिफरेंस ही। तो इसके बाद अब यहाँ पे देखें, पहले लिखेंगे ए सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। डिफरेंस बी लिखेंगे अब यहाँ पे 2 4 6 8। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो पहले सेट में तो हों, यानी ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, तो ये ए डिफरेंस बी आ रहेगा। यानी वो एलिमेंट्स हमने डिफरेंस में लिखने होते हैं जो पहले सेट में तो हों लेकिन दूसरे में ना हो। यहाँ पे लिख देंगे अब हम 1 2 इधर मौजूद है, नहीं लिख सकते, 3 4 इधर मौजूद है, नहीं लिख सकते, 5 और 6 इधर मौजूद है। बस ये 1 3 एंड 5 ही वो एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, यही ए डिफरेंस बी है। इसी तरह अगर हम बी डिफरेंस ए फाइंड करना चाहें, बी डिफरेंस ए, इसमें फ़र्क ये होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि बी सेट पहले लिख देना है अब हमने, जो कि है 2 4 6 एंड 8, ठीक है जी। माइनस यानी डिफरेंस 1 2 3 4 5 एंड 6। बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, अब बी डिफरेंस ए का मतलब वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में तो हों लेकिन ए में ना हो। तो ये पहले 2 इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर है, इधर भी है, 6 इधर है, इधर भी है। सिर्फ एक एलिमेंट 8 ऐसा है जो कि बी सेट में मौजूद है लेकिन ए में नहीं है, यही बी डिफरेंस ए होगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया है और बी सेट दिया है, वेरीफाइड थ्रू वेन डायग्राम्स ऑल्सो। तो पहले इसको वैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं। उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉज होते क्या हैं। पहला जो उसका डी मॉर्गन का लॉ होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर यहाँ पे ब्रैकेट में यूनियन आएगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। इसी तरह इसका जो सेकंड लॉ है वो होगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जो फर्स्ट वाला लॉ है वो मैं प्रूफ कर देता हूँ, सेकंड वाला लॉ जो है वो आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा, मेथड यही होगा उसका भी। फर्स्ट लॉ में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पहले चूज़ कर लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं, यानी ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं ए यूनियन बी, यहाँ पे पहले ए सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13, और फिर यूनियन है इसका बी के साथ जो कि है 2 4 6 8 10 12 एंड 14 जी। यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक है, तो 4 के बाद मैं डॉट डॉट लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ 14। इसका भी वही मतलब होगा, बजाय इसके के सारे एलिमेंट्स लिखे हम, तो ये 1 2 3 अप टू सो ऑन 14 लिख देते हैं। ये ए यूनियन बी फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस बी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसका यू से डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो ये आ रहेगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे लिख देंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3 अप टू सो ऑन 15, 3 अप टू सो ऑन 15। और डिफरेंस इसका फाइंड करना है ए यूनियन बी से। ए यूनियन बी है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 14। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये आ रहेगा हमारे पास वो एलिमेंट्स जो इस सेट में तो हैं, यानी यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है। तो सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है 15, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि 1 से 14 तक इस सेट में मौजूद है एलिमेंट्स और 1 से 15 तक यूनिवर्सल सेट में है। तो सिर्फ 15 ही हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा हुआ ऊपर। अच्छा जी, अब देखें राइट हैंड साइड हम इसकी सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ नीचे इसको थोड़ा सा राइट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होगा यू डिफरेंस ए के। ठीक है जी, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन 15। डिफरेंस ए सेट क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो देख लेते हैं जी। अभी ए सेट है हमारे पास, ऑड नंबर्स हैं 13 तक। यहाँ लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 एंड 13 जी। अब आ जाएगा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वो एलिमेंट्स जो इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर अब 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। ठीक है जी, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में। फिर फाइंड कर लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होगा यू डिफरेंस बी के। यहाँ रहेगा बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 15। डिफरेंस बी क्या है, इवन नंबर है और इवन नंबर 14 तक है आई थिंक। ये यहाँ पे देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। 14 तक ही इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ अब लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड 14। यहाँ लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वो एलिमेंट्स जो कि हमारे पास पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे में नहीं हैं। तो वो लिखेंगे अब यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। ठीक है जी, अब क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का, तो वो हम यहाँ पे राइट करते हैं नीचे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हैं 2 4 6 8 10 12
14 एंड 15 इंटरसेक्शन। फिर लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो यहाँ पे राइट करते हैं, इसको जगह बना लेते हैं थोड़ी सी और। तो बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। अब इनमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट 15 है, तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 15। यही हमारे पास इसका राइट हैंड साइड का आंसर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो प्रूव्ड। सो प्रूव्ड के बाद क्या लिखना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। ऐसे हमारा जो फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन का ये प्रूव हो चुका है। इसी तरीके से आपने सेकंड लॉ भी प्रूव कर लेना है। बिल्कुल यही स्टेप्स होंगे। यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा यह जा रहा है कि कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस मेंशन्ड बिलो ईच। यानी हमने क्या करना है कि इनको फिगर को करना है कॉपी, यानी आपने अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लेना है इसको और फिर शेड करना है जो नीचे ऑपरेशंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखें बेटा, सबसे पहले जो हमें ऑपरेशन दिया गया वो है ए यूनियन बी। आपको याद होगा कि यूनियन में हम दोनों के दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख देते सारे के सारे। तो ऐसे ही जब हमने शेड करना है तो शेड करते हुए भी हमने ए और बी दोनों को शेड कर देना है। ठीक है, जैसे ये ए है हमारे पास, यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों जो शेप्स हैं ये शेड हो जाएंगी ये। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें यहाँ पे ये मैं बी को भी शेड कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है मैं कोई जगह इसमें थोड़ी सी छोड़ दूँ या मुझसे रह जाए ये। जैसे ये देखिए किनारे रह गए। आपने इसको सारे को शेड करना है, यानी कोई हिस्सा रहे ना। और शेड करते हुए ध्यान रखना है कि पेंसिल की डायरेक्शन आपने एक रखनी है। आप लाइनें भी लगा सकते हैं, यानी आप दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे लाइनें लगा सकते हैं, लेकिन वो भी उस ध्यान रखना है कि सारी लाइनें एक सिमत में होनी चाहिए। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे यू यूनियन ए। यू यूनियन ए का मतलब ये है कि यू और ए दोनों के दोनों शेड होंगे। ठीक है, यू और ए दोनों के दोनों यहाँ पे शेड हो जाएंगे। जैसे देखें ये यू है और ये ए बी और यू बी, ये सारे का सारा हिस्सा हमने शेड कर देना है। ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है ये इसमें से फिगर में से, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास यू यूनियन ए। अब है ए यूनियन ए। ए यूनियन ए का मतलब कि सिर्फ ए वाला हिस्सा ही हमने शेड करना है। ये देखें ये वाला ऐसे। ठीक है जी, ये शेड हो गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी ए और बी में जो कॉमन है, कॉमन पार्ट सिर्फ इसमें बी है ये वाला, तो इसको शेड कर देंगे हम। ये देखें ऐसे। ठीक है, इसी तरह यू इंटरसेक्शन ए। यू और ए में से कॉमन क्या है, सिर्फ ए वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा कॉमन होगा इसमें। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए में क्या कॉमन आएगा, ए ही आएगा। यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसका शेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 65 कस्टमर्स चूज ईदर रेड कलर शर्ट और ब्लू कलर और बोथ। 65 कस्टमर ऐसे हैं, गाहक ऐसे हैं जो या तो सुर्ख रंग की शर्ट या नीले रंग की शर्ट जो है उसका इंतखाब करते हैं। इफ़ 34 कस्टमर्स चूज़ रेड कलर, अगर 34 जो कस्टमर हैं जो गाहक हैं वो सुर्ख रंग का इंतखाब करते हैं, और 41 कस्टमर्स चूज़ ब्लू कलर, और 41 जो कस्टमर हैं यानी जो गाहक हैं वो नीले रंग का इंतखाब करते हैं, तो क्या होगा कि हाउ मैनी चूज़ बोथ कलर्स। तो कितने कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने दोनों रंगों का इंतखाब किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इसको लिख लेना है टोटल कस्टमर्स। यहाँ पे लिख देंगे टोटल कस्टमर्स। टोटल कस्टमर्स कितने हैं हमारे पास,
वो है 65 और इसको हम U से डिनोट करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट जो है वो इसको शो करेगा, यानी U जो है ये इक्वल आएगा हमारे पास 65 के। ठीक है, यहाँ 65 भी मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो इसमें यहाँ आप U भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है कि 34 कस्टमर चूज रेड कलर, यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु चूज रेड कलर। तो मैं इसको लिखूंगा N, यहाँ पे N लिख के और लिख देता हूँ R, N ऑफ R। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कस्टमर्स चूज रेड कलर। ठीक है, इसको फिर ये लिखेंगे यहाँ पे 41। ठीक है, फिर इसी तरह नंबर ऑफ कस्टमर्स हु चोज ब्लू कलर, यहाँ लिखेंगे NB। तो ब्लू कलर, सॉरी ये यहाँ 34 आएगा रेड कलर वालों में, मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी है लिखने में। यहाँ पे आएगा जी 34 और यहाँ पे आएगा 41। ठीक है जी। हाउ मैनी चूज बोथ कलर्स, अब हमने सपोज कर लेना है लेट कस्टमर्स चूज बोथ कलर्स। तो ये इसको हमने सपोज कर लेना है कि वो X कस्टमर्स हैं। ठीक है, अच्छा अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये डायग्राम मैंने पहले ही बनाई है वक्त को बचाने के लिए। यहाँ यूनिवर्सल सेट 65 के इक्वल आ गया और ये इसको हम लिख लेते हैं कि ये रेड कलर है, यानी रेड कलर वाला ये वाला सर्कल है और ये ब्लू कलर वाला सर्कल है। ठीक है, और ये सेंटर में इनका इंटरसेक्शन है, यानी कॉमन है, जिन्होंने दोनों ही कलर जो है वो चूज किए। तो रेड कलर में कितने कस्टमर्स हैं हमारे पास 34। ठीक है, लेकिन ये रेड कलर का वो हिस्सा जो कि सिर्फ रेड कलर वाले होंगे, इसमें दोनों नहीं होंगे, कॉमन भी नहीं होंगे कोई, तो वो आ जाएगा 34 माइनस एक्स। एक्स क्यों मैंने यहाँ पे माइनस किया, उसकी वजह यह है कि जिन्होंने दोनों कलर चूज किए हैं उनको हमने एक्स पोज किया, तो वो सेंटर में आएगा, यानी जो कॉमन कस्टमर्स हैं तो वो सेंटर में आएंगे। इसी तरह ये जो रेड होगा वो 34 माइनस एक्स हो जाएगा और ब्लू भी ऐसे ही फिर 41 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्लू कलर, अगर हम सिर्फ ब्लू कलर की बात करें तो 41 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख लें। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टोटल कस्टमर्स हैं वो 65 हैं। तो अब हम सबको ऐड कर देते हैं, जो कि है 34 माइनस एक्स, यानी सिर्फ रेड वाले, फिर सिर्फ ब्लू वाले, फिर दोनों। ठीक है, या हम ऐसे तरतीब से भी इनको ऐड कर दें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई भी आंसर पे, यानी प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे और फिर आ जाएगा प्लस 41 माइनस एक्स और ये इक्वल किसके आ जाएगा 65 के, क्योंकि टोटल कस्टमर्स कितने हैं 65। अब इनको सिंप्लीफाई कर देना है बस, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल कर दिया हमने और ये 34 और 41, 4 + 1 5, यहाँ लिखेंगे हम 5 और 4 + 3 7, ये आ जाएगा 75 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। अब क्या होगा कि ये 75 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको माइनस एक्स ही रहने देते हैं। इसका एक तरीका ये भी है कि माइनस एक्स को इधर ले आए वो पॉजिटिव हो जाएगा, 65 को इधर ले आए वो नेगेटिव हो जाएगा, दोनों तरह ठीक है, जैसे मर्जी कर लें आप। 65 माइनस 75। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये क्या होगा, अब माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, यानी हमारे पास वो कस्टमर जिन्होंने दोनों कलर चूज किए वो 10 आ रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50, 22 स्टूडेंट्स हैव पेंसिल्स, 22 बच्चों के पास पेंसिलें हैं, 32 स्टूडेंट्स हैव पेन्स, और 32 बच्चों के पास पेन हैं, एंड 8 हैव बोथ, और 8 के पास दोनों ही हैं। हाउ मैनी डोंट हैव बोथ ऑफ देम, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दोनों ही नहीं हैं।
तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं आपको जो है वो पहले डायग्राम वाला तरीका यानी ये वाला तरीका बता देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी आपको शॉर्टली बता देता हूँ, ठीक है जी। तो पहले हम इसको इस तरह लिख लेंगे, नंबर ऑफ टोटल यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं यहाँ। टोटल स्टूडेंट्स ये पहले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा, ये भी टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हु हैव पेंसिल्स यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पेंसिल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं एन ऑफ पी लिख देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पेंसिल्स, एन ऑफ ए, क्योंकि पेन भी पी से स्टार्ट होता है, पेंसिल भी, तो हम इसको ए भी लिख लेते हैं, ठीक है जी। ए पेंसिल्स वाला और बी जो है वो पेन वाला हो जाएगा। फिर ये आ रहेगा हमारे पास अब 22 स्टूडेंट्स, इनके पास क्या है, पेंसिल्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पेन्स वो है 32, इसको बी लिख देते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 32। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बोथ, इसको लिख देते हैं हम, सी लिख देते चले, एन ऑफ सी, ये आ जाएगा हमारे पास 8। हाउ मैनी डोंट हैव बोथ ऑफ देम, तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेट स्टूडेंट्स हु डोंट हैव बोथ, यानी दोनों ही नहीं है, ना उनके पास पेंसिल है ना पेन है, उसको हम लिख लेते हैं एक्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास ए जो है ये शो कर रहा है पेंसिल्स को, यानी ओनली पेंसिल्स को, इसको ए लिख लेते हैं और इसको बी लिख लेते हैं, और सी जो है ये इनका इंटरसेक्शन होगा, कॉमन होगा। अच्छा जी, अब ए में हमने क्या लिखना है और बी में क्या लिखना है और सी में क्या लिखना है। अब वो स्टूडेंट्स जिनके पास दोनों ही नहीं है वो एक्स हैं, तो वो आएंगे यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट में, जो बाकी बचेंगे, क्योंकि जिनके पास पेंसिल्स हैं वो ये वाला हिस्सा हो गया, और जिनके पास पेन्स हैं वो ये वाला हिस्सा हो गया, और जिनके पास दोनों ही हैं वो ये वाला हिस्सा हो गया। तो ये वाला जो बाकी हिस्सा बचेगा ना, ये हमें डायग्राम से भी समझ आ रही है कि ये बाहर वाला एरिया वो होगा जिसमें दोनों ही नहीं होंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, ना पेंसिल और ना पेन होगा, ठीक है। तो हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये यानी यूनिवर्सल सेट वाला, जो दूसरे हमने सेट्स में बात की थी, तो इसको हमने एक्सपोज कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब ए में क्या आएगा हमारे पास, यानी ए सेट में हमने लिखना क्या है, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के पास पेंसिल्स है, वो आ जाएगा 22 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि इस सारे एरिया में से हमने 22 एक्स माइनस कर देना 22 में से, और ये जो कॉमन एरिया ये क्योंकि 8 है तो ये भी हमारे पास अब आएगा 8 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों स्टूडेंट्स के पास दोनों चीज़ें ही हैं, ठीक है, यहाँ वाले जितने भी बच्चे होंगे। और ये वाला बी जो है इसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके पास सिर्फ पेन्स हैं, तो वो कितने हैं 32, तो यहाँ हम लिखेंगे 32 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख के यहाँ लिख लेना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन करके अब इनको हमने ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 32 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 50, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50। अब इनको सिंप्लीफाई कर देना है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स और एक्स माइनस 3x हो गया ये, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस 3x। इसके बाद 22 प्लस 8 30 हो गया, 30 प्लस 32 62 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 62 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 50 माइनस 62 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा ये, और x आ जाएगा हमारे पास 3 4 12 4, माइनस माइनस के साथ कट गया, 3 4 12, तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स जिनके पास ना पेन है और ना ही पेंसिल है वो 4 आ जाएंगे। ये तो था इसका पहला तरीका, यानी तरीका मेथड तो वही होता है, बस रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
दूसरे रास्ते में या दूसरे मेथड में हम ये कर सकते हैं कि इसमें हम लिखेंगे, यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको, इसके नीचे ही सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट हैव पेंसिल्स, ओनली पेंसिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट हैव पेंसिल्स। अब मैं पूरा लिख देता हूँ तो ये लिखना आसान हो जाएगा। तो वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 22 वो थे जिनके पास पेंसिल्स यानी पेंसिल भी थी और साथ में कॉमन भी होंगे, यानी दोनों चीज़ें ही नहीं होंगी। तो ये लिख देंगे हम 22 माइनस 8 कर देना है। 8 वाले वो बच्चे हैं, यानी सेंटर में इंटरसेक्शन वाले वो बच्चे, मैंने पहले भी बात की है कि जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, तो ये वाले माइनस कर देंगे तो वो बच्चे आ जाएंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पेंसिल्स हैं। तो ये आ गया हमारे पास 14। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट हैव पेन्स, इनके पास सिर्फ पेन्स हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, वो कितने बच्चे थे, वो 32 थे। अब 32 में से हमने क्या माइनस कर देना है, 8। ठीक है, 32 में से 8 माइनस करें तो ये आ गया 24। अब हमने सपोज किया हुआ है पहले ही जिनके पास कुछ भी नहीं है वो है x, वो पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन जी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास पहले वो बच्चे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पेंसिल्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 14, प्लस जिनके पास सिर्फ पेन्स हैं वो आ जाएंगे 24, और जिनके पास दोनों चीज़ें ही हैं वो आ जाएगा हमारे पास 8, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो x हमने सपोज किया हुआ है पहले ही। तो ये टोटल कितने हैं, 50। ठीक है, अब सारे के सारे 50 के इक्वल होंगे, तो इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 38 और 8 6 1 कैरी 2 1 3 4 46 प्लस x इज इक्वल टू 50। x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 46, x इक्वल आया 4 के। ठीक है जी, ऐसे हमारे पास ये आंसर भी 4 ही आया है, जैसा कि हमने पहले मेथड से फाइंड किया था उसमें भी आंसर 4 ही है। आपको जो इजी लगे रास्ता उसको आप अडॉप्ट करके उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हमारी सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो वीडियो के बारे में तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उन बेटे बेटियों या उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि उनको इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।